और इसी के साथ हमारे मन में एक बहुत बड़ा सवाल है, और सवाल यह है कि क्या ये समझा जाए कि अभी के जो हालात हैं वो रूरल इंडिया के लिए खतरनाक हो गए हैं। टीवी 9 भारतवर्ष की जो खबर है इसका असर आपको दिखाई दे रहा है। मैं सीधे आपको यहां पर डिटेलिंग देने जा रहा हूं। आइए जरा यहां पर। नमस्कार, हमारे जितने भी दर्शक हैं, फुल एंड फाइनल में हम इसी खबर से शुरुआत करना चाहते थे क्योंकि ये टीवी 9 भारतवर्ष की खबर का इम्पैक्ट है। आइए जरा प्ले करें यहां पर जो हमारे पास इस खबर के बारे में जानकारी है, प्ले करें क्योंकि ये क्यों महत्वपूर्ण है। एक गांव का जिक्र है, यहां पर देखें आप। खैरपुर गुजर गांव में 20 दिन में 26 लोगों की मौत हुई। 20 दिन में 26 लोगों की मौत। बहुत नजदीक दिल्ली से सटा ये गांव है, नोएडा से सटा गांव है, दिल्ली के बड़ा निकट है। देखिए आप, नेक्स्ट चेंज करें आप यहां पर तेजी से। गांव में ज्यादातर लोगों की छाती में दर्द और बुखार की शिकायत। फिर चेंज करें, गांव में कोई डॉक्टर नहीं, इलाज के लिए दिल्ली नोएडा जाने की मजबूरी। नेक्स्ट चेंज करें यहां पर। टीवी 9 भारतवर्ष की खबर दिखाए जाने के बाद सीएमओ नोएडा ने भेजी मेडिकल टीम। यहां पर क्या हो रहा है और आगे दिखाएं आप। गांव में हेल्थ कैंप लगाया गया, गांव के लोगों की कोरोना जांच चल रही है तेजी से। राहुल इस ग्राफिक्स और शॉर्ट्स के साथ सीधे मैं चलूंगा कुमार कुंदन जो ये खबर ब्रेक कर रहे हैं। कुमार कुंदन, सीधे ये बताइए अभी के हालात क्या हैं गांव के, अभी क्या कुछ चल रहा है और इस खबर को दिखाने के बाद क्या समझा जाए। उत्तर प्रदेश के गांव का क्या ये एक अपने आप में रिफ्लेक्शन है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि हमारी खबर दिखाए जाने के बाद आज जब टीम आई तो उन्होंने जांच शुरू की और तकरीबन 5 से अधिक लोग जिस वक्त मैं था तब तक संक्रमित हुए थे रैपिड एंटीजन टेस्ट में। और वहां के अधिकारियों ने बताया था कि शाम तक हम आपको फुल एंड फाइनल मतलब डेटा दे पाएंगे कितने लोग जो हैं अभी तक संक्रमित हुए हैं। तो ये बताने के लिए काफी है कि गांव की स्थिति क्या है, पहली बात। दूसरी बात, जो आपने रिफ्लेक्शन की बात की, ये बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन है, ये महज एक वानगी है। निशांत, मैं बताना चाहूंगा कि ये तो दिल्ली से 40 किलोमीटर दूर का गांव है, उसकी ये स्थिति है। जरा सोचिए, और आप आगे जाते जाएंगे तो क्या स्थिति है। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नाम का कुछ नहीं है और गांव में, जिस गांव में 20 से 25-26 मौतें हो चुकी है, आसपास के इलाकों में भी मौतें हो रही है, उसके बावजूद भी ना तो वहां पे एक तरह से कह सकते हैं कि कोई टेस्टिंग की जा रही है, ट्रेस किया जा रहा है, ट्रैक किया जा रहा है। अभी तो लोगों को ये भी पता नहीं था कि वो टेस्ट कोविड है या नॉन कोविड है। आप जो बता रहे हैं बहुत चिंता का विषय। कुमार कुंदन, मेरे साथ आप बने रहिए। मैं इस खबर पे और इलैबोरेशन के लिए सीधे अपने और मेहमानों और अपने और सहयोगी के पास चलूंगा। राहुल, जरा सबको दिखाएं स्क्रीन पर कौन कौन हमारे साथ जुड़ चुका है। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर बड़े दिनों के बाद डॉक्टर एम वली मेरे साथ है, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और कोरोना वॉरियर। सर, स्वागत है आपका। डॉक्टर विवेक गुप्ता, कार्डियोलॉजिस्ट, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट, अपोलो हॉस्पिटल। सर, आपका स्वागत है। बड़ी सीधे और सटीक बात करते हैं। डॉक्टर डीके गुप्ता, चेयरमैन फिनिक्स हॉस्पिटल, बड़ी मदद कर रहे हैं लोगों की, आपका स्वागत है सर। मनीष यादव लखनऊ से हमारे साथ हैं। रवि मेरे साथ है बंगाल से इस वक्त। और मैं इन सभी सहयोगी कुमार कुंदन को आप देख चुके। एक क्विक रिएक्शन मनीष, यूपी के गांव का क्या हाल है, उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति चल रही है? देखिए निशांत, अभी आज ही मैं लखनऊ से 28 किलोमीटर दूर मोहनलालगंज और उसका एक छोटा सा गांव है जबरौली, वहां होकर आ रहा हूं। वहां पर आलम यह है कि बीते 25 दिनों में लगभग 16 लोगों की मौत हुई है। निगरानी समिति बताया गया कि 60,000 निगरानी समिति पूरे उत्तर प्रदेश में काम कर रही है। एक मिनट वहां आप फिर से बताइए, मैं ये ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश करूंगा। खबर बताइए, फिर से बताइए। देखिए निशांत, मोहनलालगंज में जबरौली गांव है जो कि 28 किलोमीटर लखनऊ से दूर है। निगरानी समिति पूरे उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, बावजूद इसके वहां पर कोई निगरानी समिति का जो हेल्थ डिपार्टमेंट का मेंबर वहां नहीं पहुंचा। 16 लोगों की मौत बीते 25 दिन में हुई है। 25 दिन में 16 लोगों की मौत लखनऊ से 28 किलोमीटर दूर जबरौली गांव में। 25 दिन में 16 लोगों की मौत लखनऊ से 28 किलोमीटर दूर जबरौली गांव में। निगरानी टीम वहां पर नहीं पहुंची है। ये ब्रेकिंग न्यूज है इस वक्त की। मैं चाहूंगा ये दोनों ब्रेकिंग हम एक साथ दिखाएंगे राहुल, जो पहली और दूसरी चल रही है। 28 किलोमीटर दूर लखनऊ से जबरौली गांव में 16 लोगों की मौत 25 दिन में। ये शॉकिंग है, बताइए। और मुझे ऐसा लगता है ये सारे आंकड़े शायद उन खातों में भी नहीं चढ़ रहे जहां पर दिखाया जाता है। देखिए बिल्कुल, हाईकोर्ट ने इसी वजह से राज्य सरकार को फटकार लगाई थी कि जो संदिग्ध मौतें हो रही हैं गांव देहात में, उन्हें भी कोरोना संक्रमित मौतों में शामिल किया जाए। मुख्यमंत्री लगातार निर्देश दे रहे हैं कि निगरानी टीम काम करें, लेकिन जो निचले स्तर के अधिकारी हैं वो शायद चीजों को गंभीरता से नहीं ले रहे।
निगरानी टीम में लेखपाल से लेकर आशा कार्यकर्ता, जो कि आशा बहू होती है, उसको शामिल किया गया है। लेकिन लोग परेशान हैं, बुखार की दवा, सर्दी की दवा, जुकाम की दवा वो निजी डॉक्टर से ले रहे हैं। मेडिकल की टीम कोई चेकअप करने नहीं पहुंची है और बताया गया है कि हर घर तक हमारी दस्तक रही है। जोर शोर से अभियान चलाया गया। आंकड़ों में उसे दर्ज किया गया कि लखनऊ सहित पूरे उत्तर प्रदेश में 5 मई से लेकर 11 मई तक अभियान जोर शोर से चला है। संक्रमण को रोकने में हमें मदद मिली है, लेकिन कैसी मदद मिली है? सिर्फ आंकड़ों की हेराफेरी करके। जमीनी हकीकत कुछ और है। लोग परेशान है। अच्छा, अब ये जो बता रहे, मैं सीधे लेकर चलूंगा लखनऊ और नोएडा के निकट, ये दोनों अगर कहा जाए बड़ा प्राइम फोकस में है। लखनऊ और नोएडा दोनों की खबर हम आपको दिखा रहे हैं। मैं सीधे चलूंगा, डॉक्टर एम वली मेरे साथ है। सर, गांव का हाल क्या? गांव की तरफ कोरोना मूव करना शुरू कर चुका है क्या? गांव इसके इंपैक्ट में आ चुके हैं क्या? गांव इसकी जद में आ चुके हैं और ये सारी चीजें बाहर नहीं आ पा रही हैं? निशान जी, मेरा और आपका भारतवर्ष गाँव में रहता है। 80% से ज्यादा आबादी गाँव में है। अब हम कह सकते हैं कोरोना भारत में आ गया है। और ये जो आपका होमवर्क है, ये मैं मुबारकबाद देता हूँ आपके करस्पॉन्डेंट को, कुमार कुंदन जी वहाँ गए, उन्होंने डेटा लिया और गवर्नमेंट को हरकत में आप लाए। बहुत अच्छा आपने काम किया। ऐसे छोटे छोटे बहुत से गाँव हैं और बदकिस्मती ये है कि वो गाँव हाईवे से बहुत निकट हैं और उनकी आबादियां बहुत कम है और वहाँ के लोग, उनको आपने ठीक कहा, ये पता नहीं है कि कोरोना से संक्रमण हो रहा है। और कल एक बूढ़ा आदमी नल के नीचे बैठा नहा रहा था और जब उससे पूछा गया कि ये मौतें जो हुई हैं कैसे हुई, तो उसने कहा पुराना हो गया होगा। तो ये उनकी मासूमियत है कि उनको अभी तक पता नहीं है कि कोरोना उनके गांव में घुस चुका है और लोग जो मर रहे हैं वो कोरोना से मर रहे हैं। ये अकस्मात मौतें नहीं है। और एक बच्चे ने लिस्ट बना रखी है गाँव में, उसने दिखाया कि मेरे गाँव में 30 आदमी 31 आदमी मर गए। बच्चे ने लिस्ट बना रखी है। तो ये जो डाटा है, ये आपने ठीक कहा, ये वहां नहीं जा रहा है जहाँ इसको जाना चाहिए। काउंटिंग नहीं हो रही है और इतने सारे शव मेरे ख्याल से आप दिखाएंगे भी अगले पार्ट में प्रोग्राम के, जो बह के आ रहे हैं। ये क्या हो रहा है मेरे देश में? मैं बहुत क्षुब्ध हूँ इसको देख के और इसका कारण यही है कि हमने शुरू से एक चीज है, आज मैं किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन पढ़ रहा था। डॉक्टर वली, मुझे एक चीज बताइए। बताया ये जा रहा है, गॉड फॉरबिड, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन जो शव बहकर आ रहे हैं अगर वो कोरोना संक्रमित हैं तो लोगों के मन में एक खौफ था कि पानी से कोरोना तो नहीं फैलता है। तो एक एक्सपर्ट ने कहा है कि पानी से कोरोना नहीं फैलता है। क्या ये बात सही है? देखिए, कोरोना वायरस के लिए तो कह दिया उन्होंने, जिंदा उसको सेल्स चाहिए, लेकिन और जो गंदगी है उस शव में। नमामि गंगे प्रोग्राम है हमारा इतना बड़ा, और वो गाना मुझे कल से बार बार याद आ रहा है, राम तेरी गंगा मैली हो गई। ये फिक्शन नहीं कर रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। गंगा का पानी पॉल्यूशन का शिकार हो चुका है। गंगा मैया, मैं जानता हूं, मैं इस वक्त डॉक्टर वली से नहीं, पद्मश्री डॉक्टर वली से बात कर रहा हूं और आप जो बात कर रहे हैं हल्की बात नहीं करते सर, प्लीज गो अहेड। नहीं, तो ये जो गंगा जी में जो अवशेष हैं, मरी हुई और पुट्रीफेक्टेड के वर्ड यूज होता है, सड़ी हुई, उनको निकाल के किनारे लगा के या तो उनको जला देना चाहिए या उनको गड्ढे में, जैसे कल सर, क्योंकि मैंने रूरल एरिया पे डॉक्टर साहब फोकस कर रहा हूं आज के हमारे सेगमेंट में, गांव क्यों बचाने की जरूरत है, आज हम इसी पे फोकस कर रहे हैं गांव। और आगे भी मैं आपको दिखाऊंगा कि इलेक्शन एरियाज में इसी के लिहाज से एक बड़ी खबर कुमार कुंदन ब्रेक कर रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर का ग्रामीण इलाकों में बड़ा कहर, देश के कई राज्यों के ग्रामीण इलाकों में तेजी से बढ़ रहा है संक्रमण। इस वक्त ये बड़ी खबर, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, हिमाचल, केरल के ग्रामीण इलाकों में तेजी से बड़ा संक्रमण, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तराखंड, पंजाब के ग्रामीण इलाकों में बड़ा संक्रमण। ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे कुछ इस खबर में मैं आपको दो ग्राफिक्स दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले पहला ग्राफिक्स और फिर मैं कुमार कुंदन के पास आऊंगा। आइए जरा प्ले करें यहां पर, ये जरा समझें जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इसको समझें, बड़ा हैरान करने वाला है। 9 अप्रैल का जो चार्ट है इसको देखें आप, 9 अप्रैल का चार्ट देखें आप, ये देखें, समझें आप। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड, एक एक करके दिखाएं आप मेरे साथ जो राणा साहब कैमरा में है। 25% था कर्नाटक में, ये ग्रामीण है, लाल वाला ग्रामीण इलाका है, परसेंटेज में लाल वाला ग्रामीण है। अर्बन में 75%, कर्नाटक में 25%, 9 अप्रैल को। केरल में रूरल एरिया में 42%, अर्बन में 58% कोरोना के केसेस। तमिलनाडु में 42% और 58%, ये रूरल एरिया है रेड वाला, अर्बन जो है वो ब्लू वाला है।
पश्चिम बंगाल में 35% और 65%। ये देख रहे हैं आप, नेक्स्ट चेंज करें, ये 9 अप्रैल का है। गुजरात में 28% और 72%, रूरल और अर्बन। पंजाब में 42%, 40% और 60%, रूरल 40%, अर्बन 60%, 9 अप्रैल। उत्तराखंड 19%, 81%। चेंज करें, अब मई की बात करते हैं, इसको चेंज करें। 9 अप्रैल से 9 मई के बीच में क्या तब्दीली हो गई, अब आप देखें, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। यहां पर कर्नाटक में 44%, रूरल एरिया में कोरोना फैल गया है। राहुल नीचे प्लीज ब्रेकिंग चलाते रहे। कर्नाटक में 44%, केरल में 42%, रूरल एरिया में कोरोना फैल चुका है। 9 मई की बात कर रहा हूं मैं। तमिलनाडु में 49%, तमिलनाडु में 49%, रूरल एरिया में कोरोना फैल चुका है। पश्चिम बंगाल में 47%, रूरल एरिया में कोरोना फैल चुका है। गुजरात में 31%, रूरल एरिया में कोरोना फैल चुका है। पंजाब में 49%, पंजाब 49%। आपको पता होगा हमारे लिए पंजाब का रूरल एरिया कितना जरूरी है, पूरे देश का जरूरी है। लेकिन पंजाब, अगर आप फुटबॉल की बात करें तो उत्तराखंड, कुंभ खत्म हुआ ना वहां पर, 41%। अब यहां पर केरल को देखें आप, तमिलनाडु को देखें, पश्चिम बंगाल को देखें, इन तीनों को एक साथ देखें जरा। ये इलेक्शन स्टेट्स हैं, तीनों को देखें। 42% केरल में, तीनों इलेक्शन स्टेट्स एक साथ दिखाइए। तमिलनाडु 49%, राहुल तीनों को एक साथ दिखाइए। केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल 47%। देख रहे हैं आप, ये 3 राज्यों में रूरल एरिया में क्या हो रहा है, तबाही। हम इसीलिए कह रहे थे, फोरवॉर्न कर रहे थे। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, रवि मेरे साथ है। रवि, राहुल दोनों ग्राफिक्स को दिखाएं। रवि, ये रूरल एरिया में जो अभी हमने डेटा देखा उससे लग रहा है बंगाल में लगभग 50% का रूरल एरिया में कोरोना फैलना शुरू हो चुका है। क्या हालात हैं अभी वहां पर? राहुल ग्राफिक्स दिखाएं यहां पर। निशान देखिए, मैं आपको एक डेटा दे देता हूं। अभी तक जितने एक दिन में करीब 20,000 से ज्यादा केसेस पश्चिम बंगाल में आ रहा है, उसमें पहला नाम है कोलकाता का, जहां पे करीब 3,973 केसेस आ रहे हैं। नॉर्थ 24 परगना में आ रहा है 3,998 केस। उसका बाद जो आ रहा है हावड़ा और हुगली, जो कि 1,000 के पार केसेस है। 5वां जो सबसे बड़ा नाम है 715, वो है दार्जिलिंग। तो इसमें आप समझ सकते हैं, जो पहाड़ सबसे ऊंचा है, ज्यादा लोगों का आना जाना नहीं है, वहाँ 5वां सबसे ज्यादा केसेस दार्जिलिंग से आ रहा है। और 5वीं सबसे ज्यादा मौत अगर पश्चिम बंगाल में कहीं पे अगर हो रहा है, 4थी अगर है तो वो दार्जिलिंग है। क्योंकि डेथ केसेस जो आ रहा है कोलकाता में 37, नॉर्थ 24 परगना में 39, साउथ 24 परगना में 15, उसका बाद सीधा दार्जिलिंग 7 एक दिन में। तो इसमें आप समझ सकते हैं, जो बात का आप बार बार जिक्र कर रहे हैं कि रूरल पश्चिम बंगाल में ये फैल चुका है, जरूर ये फैल चुका है, और इसका कारण इलेक्शन है। और 5वीं सबसे बड़ा नाम है बीरभूम, दार्जिलिंग के बाद बीरभूम आ रहा था। ये सारे जगह जहां इलेक्शन का फोकस है, ममता बनर्जी, नरेंद्र मोदी। मैं सीधे चलूंगा, मेरे साथ आप जो बता रहे हैं पॉइंट टेकन। आप डॉक्टर गुप्ता मेरे साथ हैं, कार्डियोलॉजिस्ट अपोलो से, एंड डीके गुप्ता सर, मैं आपके पास तुरंत आ रहा हूं। डॉक्टर गुप्ता, इलेक्शन का परिणाम समझा जाए या लोगों का जो लॉकडाउन, एक सेमी लॉकडाउन जो लगता गया देश में, कोरोना कर्फ्यू जिसको नाम दिया गया, उसके बाद जो लोगों का पलायन वापस गांव की तरफ हुआ, उसका परिणाम समझा जाए, क्या समझा जाए? इसका मेन रीजन क्या है? रूरल में कोरोना फैल रहा है। देखिए, ऐसा है, मैं बोला था, परसों बोला था, ये तो होना ही था, उसका रीजन है। देखिए, पलायन, आपने कहा कि पलायन हुआ, ये बात सही है। दिस इज हाईली कॉन्टेजियस वायरस, ये पक्की बात है। दिस इज मोर विरुलेंट वायरस, ये पक्की बात है। जिस हिसाब से हमारा स्ट्रेन आया, यूके स्ट्रेन आया, फिर अभी एक और नया स्ट्रेन आ गया जो कि 1617 है, जिसको WHO ने इंडियन वेरिएंट बोल दिया, विच इज नॉट सो करेक्ट, बट ठीक है, उन्होंने इंडियन वेरिएंट बोला। अब हमें करना क्या है? अब ये तो देखिए, हमारा 80% 75 की ग्रामीण रहती है। अभी तक हम केवल फोकस कर रहे थे वहां पे। हमारे पास RT-PCR और रैपिड एंटीजन दोनों टेस्ट अवेलेबल नहीं है, उसके बाद भी इतना डाटा है, इसका मतलब इसका एटलीस्ट 3 टाइम्स इन्फेक्शन होगा, पक्की बात है। डेथ रजिस्टर इसलिए नहीं हो पा रही है कि जब RT-PCR पॉजिटिव ही नहीं आया, तो उस डेथ को जो एक नॉर्मल डेथ होगी उसको उसमें रजिस्टर होगा ही नहीं, तो 3 टाइम्स डेथ भी मान लीजिए। अब ये होना था, इसको तो अब आगे बचाव कैसे करें, ये सोचने वाली बात है। आगे बचाव का एक ही तरीका है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है,
वहां पे ग्राम प्रधान है, वहां पे सारे जगहों पर लाउड स्पीकर से, जैसे होता था ना पहले इलेक्शन होते थे लाउड स्पीकर पे इनको वोट दो, अब ये कहना है कि 5 लक्षण बुखार, खांसी, सेंस ऑफ लॉस ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट और स्मेल या लूज मोशन अगर किसी को हो तो पहले दूसरे दिन को इग्नोर ना करें और एक कोरोना किट बनानी चाहिए गवर्नमेंट सैल्यूट सर, जो कि वहां पे प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में हो, आरटीपीसीआर रैपिड एंटीजन की छोड़ दें, एनी कॉफ और फीवर हैज टू बी टेकन। अगर हमको डेथ रोकनी है अभी हमारे पास दवाइयां, वैक्सीनेशन। डॉक्टर साहब, आपने जो डॉक्टर विवेक गुप्ता आपने जो बात बताई है ये बड़ी महत्वपूर्ण है। जग जाए और हम लोग को विलेज पे ग्रामीण क्षेत्रों में पूरी तरीके से अभी करें और हमारे पास मैन पावर है, वॉलंटियर्स है सर। लेकिन मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ डॉक्टर गुप्ता, एक सेकंड में रोकूंगा आपको। वेल सेड सर, पॉइंट टेकन। डॉक्टर गुप्ता मैं एक सेकंड रोकूंगा आपको, पार्डन मी सर, एक मिनट रोकूंगा मैं आपको। सीधे इस सवाल पर आइए, कुछ डेटा दिखाना चाह रहा हूँ। पॉइंट टेकन डॉक्टर गुप्ता, एक मिनट जरा प्ले करें यहाँ पर। ये जो डेटा हमारे पास है ये जरा समझे, ग्रामीण इलाकों में कोरोना का कहर, ये जरा देखें समझे। अब यहाँ पर छत्तीसगढ़ की बात की जाए, 89%, राणा साहब इसको जूम इन करके दिखाएं, छत्तीसगढ़ में 89% ग्रामीण इलाकों में कोरोना फैल रहा है। हिमाचल प्रदेश 79%, बिहार 76%। बिहार इस कोरोना का जो काल है उसमें सबसे लेट में आया है। उड़ीसा 76%, राजस्थान 72%, आंध्र प्रदेश 72%, उत्तर प्रदेश 65%। और उत्तर प्रदेश में टेस्टिंग जो है वो बहुत ज्यादा नहीं हो रही है। जम्मू कश्मीर 65%। ये बड़ा एस्टॉनिशिंग डेटा है। मैं चाहूंगा राहुल सिर्फ इस ग्राफिक के साथ मेरे साथ अभी डॉक्टर डीके गुप्ता है फीलिक्स के सर, कैसे समझाएं? हमने देखा गुजरात में महिलाएं सिर पे कलश रख के निकल रही हैं। बदायूं में हमने देखा कि किसी बड़े व्यक्ति का, डॉक्टर डीके गुप्ता से मैं बात कर रहा हूं, किसी बड़े व्यक्ति का इंतकाल हो गया, वो वहां पर भीड़ इकट्ठी हो गई। समझाएं कैसे सर, कैसे इनको बताएं कि ये कोरोना बहुत खतरनाक है? देखिए, मैसेज हमारा जाना चाहिए था टॉप लीडरशिप से। अगर हमारे बड़े बड़े नेता पॉलिटिकल रैलियां कर रहे हैं, राजनीतिक रैलियां हो रही हैं, झज्जियां उड़ाई जा रही हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, कोई मास्क नहीं पहन रहा है, वहां पे धर्मगुरु बैठ के भाषण दे रहे हैं, धर्म आयोजन हो रहे हैं, कुंभ हो रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस खुले हुए थे, पब्स खुले हुए थे, सारी एक्टिविटीज पूरी खुली हुई। सर वो तो हो गया, जब जो बीत गई सो बीत गई, अब क्या करें? तो अब ये चाहिए इस समय कि हम सबको, हमें पता है कि गांव में टेस्टिंग इतनी पॉसिबल नहीं है, ट्रेसिंग पॉसिबल नहीं है, आइसोलेशन पॉसिबल नहीं है। वहां पे तो ये है कि जितना जल्दी हम लोग उन लोगों को ट्रीट कर सके, जिसके अंदर भी लक्षण है, खांसी जुकाम बुखार है, उसको हम अर्ली ट्रीट करें, अर्ली डायग्नोज करें, और जितने भी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है वहां पे ऑक्सीजन पहुंचाएं, बिकॉज ऑक्सीजन सबसे बड़ा मेन रोल है ट्रीटमेंट में, और दूसरा स्टेरॉइड्स है। तो ऑक्सीजन और स्टेरॉइड हर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पे सफिशिएंट नंबर में होने चाहिए। सर डॉक्टर गुप्ता, डॉक्टर डीके गुप्ता, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, वहां पर तो इतनी फैसिलिटीज ही नहीं है, कैसे करेंगे इसको, निपटेंगे कैसे? नहीं, वही सरकार को चाहिए, स्टैंड मोबिलाइजेशन चाहिए, बिकॉज हमारी 70% जनता गांव में रहती है। गांव में 70% जो आप डाटा दिखा रहे हैं उसके नाते एवरेज 70% वहाँ पे फैल चुका है। इसका मतलब वहाँ पे कोरोना रफली हम लोग मेरे पास एक डिटेलिंग कुमार कुंदन लेकर आ रहे हैं सर, मैं उनका एक इनपुट है। कुमार कुंदन, अभी क्या स्ट्रैटेजाइजिंग बनाई गई है? हेल्थ मिनिस्ट्री से कल आपने ये सवाल भी पूछा था कि सर रूरल इंडिया को कैसे बचाएंगे? देखिए, अभी तक जो यूनिट के तौर पर ले दिया जा रहा है वो मेट्रो को या शहर को लिया जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि दिल्ली में इतना डाटा, यहाँ इतना डाटा, यहाँ इतना डाटा, लेकिन गांव को जो है एज एन यूनिट अभी तक नहीं लिया गया है। गांव से अगर कोई अपना टेस्ट कराने के लिए शहर चला आया तब तो उसका नाम भी आ जाता है कोविड में, अगर नहीं आ पाया तो नाम भी नहीं पता चलता। ये स्थिति है। सरकार जो नई स्ट्रेटजी लेके आ रही है उसके तहत गांव में अब जो है कैंप लगा के बाकायदा टेस्टिंग करने की बात हो रही है। दूसरा, आशा वर्कर्स को ऑक्सीमीटर्स वगैरह दिया जा रहा है, जिससे कि आप जाइए, जिस घर में भी अगर कोई सिम्टोमेटिक है तो उसका ऑक्सीजन लेवल नापिए, और अगर आपको लगता है कि उसमें कहीं कोई दिक्कत है तो चौपाल पे जाके उसका रजिस्ट्रेशन कराइए। इसके अलावा गांव के पंचायत वीडियो, जितने भी जो गांव के संबंधित लोग हैं, उन सबको बताया गया है कि गांव में एक लेवल से ज्यादा अगर केसेज होते हैं तो उसको कंटेनमेंट जोन बनाइए। आप जो बता रहे हैं कुमार कुंदन, कंटेनमेंट जोन, ये आपने जो सही बात बताई है, लेकिन मैं देख रहा हूं पिछले साल वाली जो स्ट्रैटेजी है, अब जब पूरी वेव चरम पर आ गई तब उस मोड में आ रहे हैं। इसीलिए मैं कुछ यहां पर सवाल खड़े कर रहा हूं। गांव में आ गया तो कैसे बचेगा देश?
प्ले करें इसको राहुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर गांव में आ गया, ग्रामीण इलाकों में महातबाही ला सकता है कोरोना। भारत की 65% आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है। लेट्स नॉट फॉरगेट दैट। चेंज करें इसको तुरंत। उत्तर भारत के ग्रामीण इलाकों में कोरोना से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, अनरिपोर्टेड जा रहा है। देश के शहरी इलाकों में भी अभी वैक्सीनेशन पूरा नहीं हुआ है। नेक्स्ट चेंज करें, शहरी इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन अभी दूर की बात है। नेक्स्ट, कई ग्रामीण इलाकों में कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन हो रहा है खुले तौर पर। यूपी में पंचायत चुनावों के बाद ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमण बढ़ा, इसके फैक्ट्स हैं। शहरी इलाकों में ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी, ग्रामीण इलाकों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की मौजूदगी बहुत कम। मैं सीधे चलूंगा डॉक्टर वली के पास। डॉक्टर वली, वैक्सीनेशन दूसरी डोज के 2 हफ्ते बाद असर होगा, वो भी 100% नहीं। अर्बन एरिया में हो नहीं रहा है, ग्रामीण की हम क्या बात करें। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन एरिया में ऑक्सीजन नहीं मिल रही, दवाइयां नहीं मिल रही, ब्लैक में चीजें हो रही हैं, हम तबाही देख रहे हैं। ग्रामीण की हम क्या बात करें, वहां पर तो बेसिक अस्पताल तक नहीं है, क्वैक्स काम करते हैं कई इलाकों में। कैसे बचाएंगे ग्रामीण इलाकों को सर अभी इस वक्त के हालात में? मुझे अच्छी तरह याद है, हम लोग एक लक्ष्मण रेखा की बात कर रहे थे पिछले कोविड में। अब गांवों के चारों तरफ वो लक्ष्मण रेखा खींचनी पड़ेगी। अब गांव में कंटेनमेंट जोन बनाना पड़ेगा, पूरे गांव को कंटेनमेंट जोन बना दीजिए ताकि उस गांव से दूसरे गांव में न जाए और जो बाहर से आ रहा है वो ना आए। एक तो ये हो जाएगा। और जैसे अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे, मैं उसमें एक पॉइंट ऐड करूंगा कि हर आदमी मास्क की जगह ढाटा बांध सकता है। कल जिस गांव में मैंने देखा सर्वे हो रहा था, जैसे आपकी टीम भी गई थी, वहाँ लोग ऐसे ही घूम रहे हैं। कोई कुएं पे नहा रहा है, कोई घूम रहा है, आपकी शूटिंग हो रही है तो वो देख रहे गांव के लोग इकट्ठे होके। तो उनको कम से कम नाक ढकना बता दिया जाए। मास्क वास्क तो होगा नहीं, मुझे पता है, ये सब कहते थे हम लोग। मास्क की जगह ढाटा बांधो। सब लोग एक साथ आज से ही प्रण कर लें, जो आपका चैनल इस वक्त देख रहे हैं, कि हम अपनी नाक को खुला नहीं रखेंगे। हम अपनी नाक को कपड़े से 3 लेयर से कवर रखेंगे। उनका वो 3 लेयर का ट्रिपल लेयर मास्क बन गया। ये सबसे पहला प्रिकॉशन है। उसके बाद जो किट की बात हो रही है, जो गाँव में भेजने की बात हो रही है, जब नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई थी, हमारे नड्डा साहब मिनिस्टर थे हेल्थ के, तो उसमें बड़ी अच्छी अच्छी बातें थी कि हम प्राइमरी हेल्थ केयर को डेवलप करेंगे। मुझे नहीं लगता कुछ हुआ है अभी तक ऐसा। तो उसको हम निकालें फाइल में से और उस पर इम्प्लीमेंटेशन करें और उसको करें। आशा वर्कर्स को सैनिटाइज करें। हम 2 करोड़ वैक्सीन पोलियो के एक दिन में पिला सकते हैं, तो हम यहाँ गाँवों में भी कुछ कर सकते हैं। मैं बहुत दर्द के साथ, बहुत दुख के साथ ये बात कह रहा हूँ। जो गाँवों में आपने आज देखा है, वो मैंने बहुत पहले कहा था कि गाँव में फैलेगा और ये होगा, इससे ज्यादा होगा। इसलिए गाँव के लोग बिल्कुल घूमे फिरे नहीं। थोड़ा 15 दिन का अगर उन्होंने सेल्फ लॉकडाउन कर लिया, उनको गांव में रख लिया लक्ष्मण रेखा खींच के, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इसका संक्रमण गांवों से दोबारा नहीं फैलेगा, एक गांव से दूसरे गांव। सर, और अगर गांव में फैल गया तो ये तबाही ले आ देगा और कोई सोच नहीं सकता है ये क्या प्रलय होगा। ये कोई सोच नहीं सकता है, ये कल्पना से भी परे सर। लेकिन मैं इस वक्त बड़ी खबर बता रहा हूं आपको, देश में कोरोना के केसेस घट गए, लेकिन मौत के आंकड़ों ने तोड़ा रिकॉर्ड। बड़ी खबर, 24 घंटे में देश में कोरोना से 4205 लोगों की गई जान। दूसरी लहर में ब्राजील, मेक्सिको में दुगनी मौत। दूसरी लहर में भारत में 3 गुना ज्यादा मौतें हुई हैं। दुनिया में कुल मौतों में से 35% मौत भारत में हुई है। संक्रमण के मुकाबले सबसे ज्यादा मौत दक्षिण अफ्रीका में हुई है। ये इस वक्त की मैं आपको सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। और यहां पर ये गौर करने वाली बात है कि जिस तरीके से हालात हो गए, सोचे, समझ में ये नहीं आ रहा है। मैं सीधे यहां पर चलूंगा, मेरे सहयोगी कुमार कुंदन मेरे साथ है। कुमार कुंदन भाई, 3 दिन पहले जब 19 लाख के आंकड़े हुए थे, उसका रेफरेंस तो कल की हेल्थ मिनिस्ट्री की ब्रीफिंग में दिया गया कि भारत दुनिया का पहला देश है जिसमें 19 लाख टेस्टिंग हुई। लेकिन ये रेफरेंस नहीं दिया गया कि भाई साहब उसके बाद 14 लाख पर आप अटक गए। और अगर कोरोना के केसेस कम आ रहे हैं और मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, इसका मतलब पॉजिटिविटी रेट भी ज्यादा होगा ही होगा। ये आंकड़े तब हैं जो रिपोर्टेड हो रहे हैं, इसमें अनरिपोर्टेड तो शामिल है ही नहीं। मैं कल जिस गांव में गया था उसमें लोगों को पता ही नहीं है कि किसकी मौत कोविड से हुई, किसकी मौत नॉन कोविड से हुई है। मैं बार बार जो बात कह रहा हूं निशांत, कि हर बार सरकार ये कह रही है कि हमारे आंकड़े कम हो रहे हैं, लेकिन मौत के आंकड़े नहीं घट रहे हैं। मौत के आंकड़े तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जिन राज्यों में मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, क्या वहां हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या स्थिति है?
अगर आप राज्यवार तस्वीर देखें देश में, तो आप केरल की तुलना अगर दिल्ली से करें, केरल की तुलना महाराष्ट्र से करें, केरल की तुलना किसी और राज्य से करें, तो आप पाएंगे कि वहाँ एक बड़ा डिफरेंस है। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। जिस मौतों की हम बात कर रहे हैं, वो अगर सबसे ज्यादा इस देश में इस बार दूसरी लहर में हो रहा है, तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर है। और सरकार उस पर कम और इस पे ज्यादा बात कर रही है कि केसेस कम हो रहे हैं। अरे जितने केसेस हो रहे हैं उसका 1% मौत तो हो ही रहा है। उसमें एक सेकंड, क्या आप देखिए, ये आपने बहुत बड़ी बात करी है, लेकिन क्या हम लोग क्या परसेप्शन में फंसे हुए हैं? क्राइसिस मैनेजमेंट से ज्यादा परसेप्शन मैनेजमेंट में फंसे हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है देश के सामने। ये बहुत बड़ा सवाल है कि हम लोग परसेप्शन मैनेजमेंट पे फोकस कर रहे हैं, क्राइसिस मैनेजमेंट पे नहीं। मैं आपको कुछ दिखाने जा रहा हूं, आइए जरा यहाँ पर। ये कुछ फैक्ट्स हमारे सामने हैं जो आपको देखना बहुत जरूरी है, और हम इसमें बहुत बड़ा रिलीफ नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी देखें आप, दुनिया में वेरी वेल मेड। यहां पर देखें, दुनिया में कोरोना से मौत, अमेरिका में अब ये जो आंकड़े आप देख रहे हैं, ये हर 100 में से है 1.8, ब्रिटेन में 2.9, इटली में 3, ब्राजील में 2.7, दक्षिण अफ्रीका में 3.4, भारत में 1.1, ईरान में 2.9। ये हर 100 में से कितने लोगों की दुनिया में कोरोना से मौत हुई है, उसका आंकड़ा है। यहां पर एक चीज मिसिंग है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। 100 में से कितने लोग, ये मौत का आंकड़ा, ये परसेंटेज मत समझिए इसको। 100 में से मान लीजिए आप 2.9, 1.1, ईरान 2.9। गौर करने वाली बात यह है कि भारत की आबादी सबसे ज्यादा है, चाइना को अगर छोड़ दे तो, और वहां पर रिपोर्टेड इतने आ रहे हैं, क्योंकि इसमें एक और आर्टिकल है जिसमें बताया गया कि भारत में करीब 3 टाइम्स मोर जो है वो अनरिपोर्टेड है। ये भी एक आंकड़ा सामने आया है। मैं सीधे चलूंगा, डॉक्टर गुप्ता मेरे साथ है, डॉक्टर विवेक गुप्ता अपोलो से। डॉक्टर गुप्ता, क्या आप मुझे ये गुत्थी समझा सकते हैं? हेल्थ मिनिस्ट्री कहती है कि हमारे यहाँ पॉजिटिविटी रेट कम हो गया है, लेकिन मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, ये क्या मामला है सर? देखिए, ऐसा है, जो डेथ्स होती है वो 5वें या 7वें दिन या 8वें दिन होती है। अभी इन्होंने पॉजिटिविटी रेट बढ़ाई, 2 दिन से दिखा दिया कि पॉजिटिविटी कम है, तो उसका इफेक्ट हो सकता है आगे 10 दिन में आएगा। लेकिन मैं आपको जो आपने आंकड़े दिखाया अमेरिका के, इटली के, फ्रांस के, जर्मनी के, एटलीस्ट 3 to 5% मोर्टेलिटी है इस बीमारी की। ये बात हमको समझना पड़ेगा। हम 1% लेके चल रहे हैं, वो खुश होते हैं कि 1% तो बाईपास सर्जरी के भी बाद में हम लोग रिस्क जब साइन कराते हैं कंसेंट फॉर्म। ये डिजीज बहुत भयानक है, और मौत के आंकड़े जैसे आप बता रहे हैं वो 10 दिन पुराने वाले अब आए हैं इसमें, इसका तो ये रीजन हो गया। लेकिन जो मौतें हो रही है, जो मृत्यु हो रही है, जो डेथ्स हो रही है, दे आर सो बैड बिकॉज यंग पॉपुलेशन 20, 21, 50, 40, 30 साल सबको हो रहा है। अब इसको रोकने का तरीका तो केवल एक ही है कि हम वैक्सीनेशन कर चुके होते हैं या कर रहे हैं। अभी वैक्सीन कम आ रही है, वैक्सीन का इफेक्ट आएगा। तो अभी हमारे 2.5, कल मैं देख रहा था न्यूज में, देखिए इंटरनेशनल मीडिया कुछ और बोल रहा है। Yesterday I was watching international media which was, I don't want to name the channel, 2.5% only inoculated as of now Indian population with a 2 doses, which is very very less. We have to really speed up this thing. मौत हो रही तो हमारे बड़े बड़े अस्पताल बॉम्बे के, दिल्ली के, चेन्नई के नहीं रोक पा रहे हैं, तो सरकार चीज आपसे शेयर करूंगा। आपने जो बताया सर, आप वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं। मैं डॉक्टर डीके गुप्ता से एक चीज जानना चाहूंगा। डॉक्टर गुप्ता, एक रिपोर्ट की जा रही है और मुझे ये बड़ा एस्टॉनिशिंग लग रहा है, आप प्लीज मुझे बताइए। भारत में सेकेंड वेव में ज्यादातर मौतें ऑक्सीजन की कमी से हुई हैं अर्बन एरियाज में, और वो उसमें कई सारी ऐसी मौतें जो रिपोर्ट नहीं की गई हैं। कोरोना कंबाइंड विद पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तो बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन हो गया। देखिए, जो सेकेंड वेव में जो स्ट्रेन्स थे, वो म्यूटेंट्स नए आए थे, चाहे वो इंग्लैंड वाला स्ट्रेन हो, चाहे डबल म्यूटेंट हो, या ट्रिपल म्यूटेंट हो, या ब्राजील वाला स्ट्रेन हो, इन सबकी मारक क्षमता पहले वाले स्ट्रेन से ज्यादा थे। पहले वाले पर पेशेंट जो हो रहे थे वो या तो माइल्ड सिम्टोमेटिक हो रहे थे या एसिम्टोमेटिक हो रहे थे, और 5-6 दिन में ठीक हो जा रहे थे, 10-12 दिन में नेगेटिव हो जाते थे। अब जो नया जो स्ट्रेन आया है, इसकी वजह से लक्षण ज्यादा आ रहे हैं, लोगों में निमोनिया ज्यादा हो रहा है, लोगों के HRCT स्कोर हाई आ रहे हैं, सबको ARDS हो रहा था मैक्सिमम लोगों को, तो इसलिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ रही थी कहीं ना कहीं डायरेक्ट, इसलिए अस्पताल में कमी भी हो रही थी, और कहीं ना कहीं इसलिए डेथ ज्यादा हो रही थी। तो ये जो नए स्ट्रेन हैं, तीनों स्ट्रेन आए, ये कहीं ना कहीं ज्यादा मारक है, ज्यादा सिम्टम्स पैदा कर रहे हैं, ज्यादा निमोनिया कर रहे हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन कर रहे हैं, ज्यादा ARDS पैदा कर रहे हैं। उसकी वजह से ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही थी, और कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी भी इसी वजह से हो रही थी, और इस वजह से ज्यादा डेथ हो रही थी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए अगर हमें इस पे रोक लगानी है तो इस चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोकना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। उसका तरीका यही है,
कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का हम लोग पालन करें और वैक्सीनेशन को बढ़ाएं। और जब तक ये दोनों चीजें नहीं हो रही, साथ में पार्शियल लॉकडाउन जरूर लगा दें, गांव में भी लगा दें। तो गांव में तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत बुरा हाल है, 70% जो बेड्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, वो कन्फाइंड है बड़े शहरों में, और उल्टा 70% आबादी गाँव में है। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल पैराडॉक्स है कि 70% जहां लोग रह रहे हैं वहां 30% इंफ्रास्ट्रक्चर है, और जहां 30% लोग रह रहे हैं वहां 70% इंफ्रास्ट्रक्चर कन्फाइंड है हेल्थ केयर का। तो कहीं ना कहीं हमें बड़े फास्ट जो रिसोर्सेज है इनको मोबिलाइज करना पड़ेगा शहरों से, ब्लॉक लेवल पे, तहसील लेवल पे, CHC पे या PHC पे, कि वहां पे ऑक्सीजन और बेसिक एसेंशियल ड्रग्स है। ठीक है, पॉइंट टेकन जी, पॉइंट टेकन। सर, इस वक्त एक बड़ी खबर है, कुमार कुंदन, मैं आपसे इस पर रिएक्शन लेना चाहूंगा। पंचायत चुनाव पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की तर्क टिप्पणी, सरकार विनाशकारी परिणामों को समझने में नाकाम रही। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा चुनाव आयोग इलेक्शन के परिणामों को नहीं समझ पाया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा गांव में संक्रमण रोकना, टेस्ट करना सरकार के लिए मुश्किल। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, मैं इसके साथ एक और ब्रेकिंग फ्लैश करूंगा, ये दोनों ब्रेकिंग एक साथ। महाराष्ट्र के बाद अब कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु ने बढ़ाई परेशानी। कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना के 39,510 नए केस, केरल में 24 घंटे में 37,290 केस, पश्चिम बंगाल में इलेक्शन स्टेट देखें आप 20,136 और तमिलनाडु में 29,272 नए केस। चुनावी राज्यों में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के केसेस। मैं चाहूंगा इसमें पुडुचेरी का भी आंकड़ा जरा ऐड करें ब्रेकिंग में। मैं चाहूंगा इसमें पुडुचेरी का भी आंकड़ा ऐड करें, क्योंकि वहां पर भी किस तरीके से चुनावों के बाद कोरोना मामले बढ़े। कुमार कुंदन, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी करी है, लेकिन जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं यहां पर इलेक्शन स्टेट्स में बहुत तेजी से इंपैक्ट आया। इसके बाद मैं चलूंगा सीधे मेरे सहयोगी रविशंकर के पास। देखिए, आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक ले जाता हूँ। गुजरात में जब इलेक्शंस हुए थे, नगर निगम के निकाय चुनाव जब हुए थे, तो आपने देखा था कि उसके बाद वहां पे बड़ी तेजी से कोरोना का संक्रमण हुआ था। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने सबक नहीं लिया, और उसका नतीजा ये हुआ कि बंगाल में हो, चाहे फिर उत्तर प्रदेश में हो, या फिर उन चुनावी जगहों पे जहां जहां चुनाव हुआ है वहां बहुत बहुत तेजी से कोरोना फैला है। उत्तर प्रदेश में तो स्थिति ये है कि चुनाव कराने गए जो अधिकारी थे, या फिर प्रशासनिक ऑफिसर थे, या शिक्षक थे, या पुलिस वाले थे, बड़ी तादाद में संक्रमित हुए और बड़ी तादाद में उनकी मौत भी हुई है। तो हम अपनी गलतियों से सुधार लेने के बजाय और बार बार गलती करते रहे, जिसका नतीजा ये है कि सेकेंड वेव में स्थिति इतनी खराब हो गई है कि हम लाशें नहीं गिन पा रहे हैं, और बहुत बुरी स्थिति है। बता नहीं सकता हूं, शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं जो स्थिति अभी देश की हो रही है। और जो बता रहे हैं इस चीज को लेकर, लेकिन इसमें कुछ ये इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक बड़ी हेल्पलेसनेस है कुमार कुंदन, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैं सीधे चलूंगा यहां पर कि इलेक्शंस को आप रोक भी नहीं सकते हैं। एक शायद कॉन्फिडेंस सरकार को और चुनाव आयोग को बिहार इलेक्शंस के बाद आया, क्योंकि उसके बाद कोरोना वेव नहीं स्प्रेड आउट हुई। ये बहुत ही एक, जिसको कहा जाए अंग्रेजी में, एक अजीब सी डायकॉटमी है। मैं सीधे चलूंगा, मेरे साथ रविशंकर दत्ता मौजूद है। रवि, बंगाल में चुनाव के बाद कोरोना केसेस बढ़े, डिनाई नहीं किया जा सकता है। बंगाल में हमेशा अंडर रिपोर्ट किया जाता है, ये सभी को पता है, लेकिन ग्राउंड पे हालात कोरोना मैनेजमेंट की क्या है अभी? देखिए, चुनाव के बाद जैसे ममता बनर्जी की सरकार क्षमता में आए हैं, यहाँ के जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर है फिरहाद हाकिम, जो कि पहले बार थे, इस बार वो कॉरपोरेशन के चेयरमैन है, उन्होंने ये कहा कि अभी पश्चिम बंगाल सरकार रैपिड जो टेस्ट है उस पर ध्यान देंगे, उस पर ज्यादा जोर देंगे, क्योंकि RT-PCR जो टेस्ट है उसमें टाइम लग रहा है। ऐसा बहुत जगह पे हो रहा है कि पेशेंट्स को वापस जाना पड़ रहा है। हालांकि अलग बात है, पश्चिम बंगाल का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उन्होंने कहा कि कोई भी पेशेंट हो, अगर उसका टेस्ट पॉजिटिव आए, नेगेटिव आए, अगर उसको तकलीफ है, आपको एडमिट करना है। लेकिन जगह कहाँ पे, सबसे बड़ा सवाल ये है। अगर जगह नहीं है तो जो हॉस्पिटल्स है वहाँ पे जगह नहीं है, तो स्टेडियम से जहाँ पे है वहाँ पे बेड बढ़ाया जा रहा है, लेकिन तादाद इतने जल्दी बढ़ रहा है, जैसे 15,000 से 3 दिन में 20,000 हो गया, तो 5,000 बेड कहाँ से ऐड होंगे, ये समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए यहाँ से बार बार कहा जा रहा है कि जो लोग को माइल्ड सिम्टम है वो यहाँ पे बेड एक्वायर करके ना रहे, वो घर में ट्रीटमेंट करे। इसीलिए पश्चिम बंगाल सरकार ने बहुत सारा जगह ऑक्सीजन पार्लर खुला है। ऑक्सीजन पार्लर का मतलब यह है कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपको ऑक्सीजन चाहिए होगा तो आप वहाँ पे जाके ऑक्सीजन लेके सुस्त होकर घर जा सकते हैं। और एक ही साथ साथ अभी पश्चिम बंगाल सरकार ने जो क्लब्स जिसको पैसा दिए थे, जो क्लब्स को वहाँ के एक नया प्रोसेस चालू कर रहे हैं, जो कि पहले ममता बनर्जी ने किया था। दुआरे सरकार, अब हो रहा है दुआर में ऑक्सीजन। इसका मतलब घर घर फ्री ऑक्सीजन देना, ये अब स्टार्ट हो रहा है धीरे धीरे, जो कि पर्सनल लेवल पे स्टार्ट हो रहा है।
आगे ये देखा जा सकता है कितना सक्सेस ये होगा। आप जो बता रहे, मैं एक बार जरा फिर से इसको सब्सटैंशिएट करता हूं, इस खबर को डेटा के साथ। आइए जरा राहुल प्ले ऑन करें इसको। यहाँ पर हमारे सामने जो फैक्ट्स हैं मैं इसको प्ले ऑन करूंगा। कैसे कैसे बढ़े कोरोना के केस और किन किन जिलों में बढ़े ये भी मैं आपको दिखा रहा हूं। बेंगलुरु, पुणे, मुंबई, चेन्नई, यहाँ पर देखिए आप कुल केस कितने हैं आपके सामने। 30 अप्रैल, मैं सीधे यहीं पर आता हूं। बेंगलुरु की बात की जाए, 30 अप्रैल को क्या मामला था, 7,56,000। 31 मार्च, ये देखें आप, ये केस देख रहे हैं आप, 4,34,000। और यहां पर सीधे आए कुल केस 9,50,000। यहां पर पुणे पर आ जाएं, 9,30,000 और 5,36,000। मुंबई की अगर बात की जाए 6,77,000, 4,14,000। ये देखें कैसे। चेन्नई की बात की जाए 3,97,000। नेक्स्ट चेंज करें राहुल, ये जो केसेस बढ़े हैं, एर्नाकुलम 2,43,000, वहां पर चुनावों से पहले 1,30,000। लखनऊ पंचायत चुनाव वगैरह की अगर सबकी जिक्र करें 2,28,000, वहां पे 85,000 कहा जा रहा है, रिपोर्ट कम किए जाते हैं। कोलकाता 2,30,000 कुल केस और 31 मार्च 1,33,000। तिरुवनंतपुरम 1,81,000 से ज्यादा और वहां पर 1,07,000। ये हालात हैं। मैं सीधे क्विक रिएक्शन लूंगा। मेरे साथ डॉक्टर गुप्ता, विवेक गुप्ता जो मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर विवेक गुप्ता, सर इलेक्शन स्टेट्स, इलेक्शन आप टाल नहीं सकते हैं, वो आपकी मजबूरी है, वो जरूरी है, बट व्हाट नेक्स्ट नाउ? अब क्या किया जाए, कैसे इसको मैनेजमेंट किया जाए? क्यों? क्योंकि एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है, इलेक्शन स्टेट्स जो है जहां पे नई गवर्नमेंट आई है, कई जगह वो सेंटर के साथ तालमेल भी नहीं बैठा रही है। जैसे बंगाल का मामला है, मुख्यमंत्री एक भी मीटिंग में नहीं आई। ये बहुत ही अफसोस की बात है कि जो दूसरे पार्टीज के लोग हैं वो दे डोंट वांट टू हैव ए कोलैबोरेशन विद द सेंटर और बदनामी और बेइज्जती और करते रहते। देखिए अलग बात है। देखिए इस समय क्राइसिस मैनेजमेंट का काम है, इस समय क्राइसिस है। और मैंने पहले भी कहा था, शायद मेरी आवाज साफ नहीं आ रही थी, कि ये तो होना ही था, हमको इसको प्रिएम्प्टिव सोच लेना चाहिए था, गांव में पहुंचेगा ही। क्योंकि जब वायरस शहर में तो गांव तो नहीं पहुंचेगा, गांव में लोग जा ही रहे, पलायन हो ही रहा, टोटल लॉकडाउन तो है नहीं। अब इसका क्राइसिस मैनेजमेंट, कोरोना किट, मैं बार बार रिपीट करना चाहूंगा, एक कोरोना किट तैयार होनी चाहिए सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार हो या कोई भी स्टेट सरकार हो, जिसके अंदर टैबलेट्स, आइवरमेक्टिन, एंटीबायोटिक, एक विटामिन सी और एक जिंक का विटामिन। और ये बात ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचना चाहिए। मास्क पहनना तो अलग बात है, गमछा पहनना अलग बात है। कि किसी को बुखार खांसी हो, वो पहले दिन या दूसरे दिन ही प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पहुंचे या आसपास के जो भी हॉस्पिटल वहां पहुंचे और बताए कि मुझे ये सिम्टम है, कोरोना किट ले और बचे। टेस्ट रोकना है, यू कांट प्रिवेंट द इन्फेक्शन, वायरस इज वेरी कॉन्टिजियस। टेस्ट रोकना, मेन चीज है कि ऑक्सीजन की जरूरत ना पड़े, मेन चीज है कि उसको सेकंड स्टेज पे बुखार शुरू में उतर जाए, फेविपिराविर की मात्रा बढ़ानी चाहिए। अभी ये सब कंफ्यूजन मत करिए कि आइवरमेक्टिन इज नॉट वर्किंग है। WHO इस तरह की बातें करके कंफ्यूज करता है भारत को। यही एक एंटीवायरल मेडिसिन है जो काम कर सकती है, इन विट्रो प्रूवन है। और एक अमेरिकन थेरापेटिक्स की कल जर्नल छपा, अमेरिकन जर्नल थेरापेटिक्स में, कि दिस इज यूजफुल। सर मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। डॉक्टर गुप्ता, एक बड़ी खबर WHO की आपने जिक्र किया, एक बड़ी खबर आ रही है WHO के लिहाज से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। कुमार कुंदन जो मेरे सहयोगी हैं वो ब्रेक कर रहे हैं। कोरोना पर WHO की बड़ी लापरवाही, IDPR का WHO पर गंभीर आरोप। IDPR का WHO पर गंभीर आरोप। और यहां पर क्या कहा है उन्होंने, मैं आपको बताना चाहूंगा। WHO को पहले अलर्ट करना चाहिए था। IDPR एक्सपर्ट्स का जो पैनल है उसने कहा है कि WHO ने पहले अलर्ट नहीं किया। सीधे तौर पर एक्सपर्ट्स का एक पैनल है, उसने कहा कि कोविड-19 का रिस्पांस WHO का खराब था। सीधे ये कहा। कुमार कुंदन मेरे साथ है, बहुत संक्षेप में कुमार कुंदन बताइए। देखिए जो कोविड को लेकर बातें हो रही है पिछले साल से, ये मतलब हिंदुस्तान नहीं तमाम देशों में आया। जो WHO की भूमिका है वो भूमिका संदिग्ध है और बार बार ऐसे कहा जा रहा है कि जिस तरीके से अलार्मिंग सिचुएशन उनके तरफ से क्रिएट होना चाहिए था वो नहीं किया गया, जिसकी वजह से आज ये स्थिति बनी है। और जब जब स्थिति खराब होने लगी उसके बाद WHO के नित नए जो है गाइडलाइंस आते रहे और जिसका पालन करना और जिसको ठीक है फॉलो करना बहुत ही मुश्किल है। एब्सोल्युटली राइट। कुमार कुंदन जी मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। जो दुनिया के स्वास्थ्य, आपने जो पॉइंट रखा है मैं डॉक्टर से नहीं पूछूंगा, उनके लिए बड़ा एम्बैरेसिंग हो जाएगा, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है, मैं आपको रोकूंगा। हमारे सभी मेहमानों को, हमारे सभी सहयोगियों को मैं शुक्रिया करूंगा, लेकिन अगला 1 मिनट मुझे प्लीज दीजिएगा। अब बहुत बड़ी खबर आपके लिए, इसकी डिटेल समझिए। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर
प्राण वायु की किल्लत के बीच ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बना प्राण रक्षक। कोरोना मरीजों को प्राण वायु दे रहा है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। 85 से ज्यादा ऑक्सीजन लेवल वालों के लिए कारगर है कॉन्सेंट्रेटर। हवा से ऑक्सीजन को अलग करके करती है शुद्ध ऑक्सीजन सप्लाई। प्रति मिनट 10 लीटर के फ्लो रेट से कर सकती है ऑक्सीजन की सप्लाई। आइए सीधे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के लिहाज से, आपके लिहाज से ये बहुत बड़ी खबर है, इसको समझिए प्लीज। प्राण वायु देकर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर कोरोना मरीजों के प्राण की रक्षा कर रहा है। 85 या उससे ज्यादा ऑक्सीजन लेवल वाले मरीजों के लिए कारगर है ये। ध्यान से देखें, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हवा में मौजूद 21% ऑक्सीजन को बाकी की गैसों से अलग करता है। नेक्स्ट चेंज करें, कॉन्सेंट्रेटर 90 to 95% शुद्धता वाली ऑक्सीजन देता है, जबकि सिलेंडर में 98% ज्यादा शुद्ध ऑक्सीजन है। नेक्स्ट, 90% से कम ऑक्सीजन की शुद्धता वाले ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बिल्कुल ना खरीदें। और एक और चीज, अगर आप ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीदने जा रहे हैं तो आपकी पहली चॉइस होनी चाहिए 10 लीटर एंड अबव। पहली चॉइस, क्योंकि वो कंसिस्टेंटली आपको ऑक्सीजन अच्छी सप्लाई करता है। 10 लीटर एंड अबव, 2 से भी चालू होता है, 5 का भी होता है, 7 का भी होता है, लेकिन 10 लीटर एंड अबव ये इस वक्त की बड़ी खबर है। हमारे सभी दर्शकों को मैं शुक्रिया कहना चाहूंगा। प्लीज सेफ रहिए और औरों को सेफ रखिए। बस एक ब्रेक का